हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट परिवार। आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 8 जिस विज्ञान विषय पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो बच्चों, इस पाठ से संबंधित आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो इस चैप्टर में, इस पाठ में आज हम फसल से संबंधित जानकारी अर्जित करेंगे। फसल क्या है? फसल के द्वारा क्या होता है कि आपको भी पता है और हम सबको पता है कि फसल के द्वारा क्या हो कि मनुष्य भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ जो भी है, अनाज है, दाल है, फसलें जो भी जिस तरह की है, वो सभी प्राप्त फसलों के द्वारा किया जाता है। तो फसलों द्वारा भोजन प्राप्त किया जाता है, सीधी सी बात ये है। अब भोजन क्यों प्राप्त करते हैं हम? क्योंकि भोजन मनुष्य के जीवन के लिए, मनुष्य को जीने के लिए, अर्थात सजीवों के जीने के लिए भोजन बहुत अधिक आवश्यक है। सजीव की बात करें तो सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। पेड़ पौधे फसलों से भोजन प्राप्त नहीं करते, वो खुद ही पेड़ पौधे हैं। लेकिन पेड़ पौधे, जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्वयं भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। किंतु मनुष्य जो होता है, जंतु है, जो भी है, वो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। यानी कि वो पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, फसलों पे आश्रित होते हैं भोजन के लिए। इसलिए भोजन के फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसलों का उत्पादन एक उचित प्रबंधन जरूरी होता है कि कौन से उचित औजारों का प्रयोग किया जाए, किस मौसम में किस फसल का उत्पादन किया जाए, किस स्थान पर किया जाए, ये सब चीज़ें प्रबंधन में आती है। किस चरण में किया जाए, अर्थात सबसे पहले क्या किया जाए, उसके बाद क्या किया जाए। जैसे कि इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे 6 से 7 जो भी चरण इसमें दिए हुए हैं, वो उसके चरण है कि पहले चरण में क्या करना है, दूसरे चरण में क्या चीज़ करनी है, वो सभी उचित प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अब भोजन जो ग्रहण करता है मनुष्य द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, वो भोजन मनुष्य के, हम जानते हैं अच्छे से, पाचन में, श्वसन में एवं उत्सर्जन के संपादन में काम आता है। और मनुष्य पौधे एवं जंतु दोनों से प्राप्त करता है भोजन। अब इसमें आता है अगले कृषि पद्धतियाँ। इसमें थोड़ा सा दिया हुआ है कि कृषि का प्रारंभ किस प्रकार हुआ। तो लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व मनुष्य क्या था? घुमंतु थे। घुमंतु मतलब वो, जैसा कि आज हम एक स्थान पर आवास बना के रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मनुष्य एक निश्चित आवास पे नहीं रहता था, वह अपने भोजन की तलाश में मौसम के अनुसार आवास जैसा जहाँ भी उसके अनुसार वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करता रहता था, अर्थात वो घुमंतु श्रेणी में आता था। वे एक स्थान दूसरे स्थान पर भोजन तथा आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। यानी 4-5 लोग एक साथ, 5-6 लोग एक साथ, जो भी समूह में रहते थे। वे कच्चे फल सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना भी प्रारंभ कर दिया था। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। यानी उन्होंने धीरे धीरे चावल की, गेहूँ की, इस प्रकार के फसलों को उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया था। इसी प्रकार से कृषि का आरंभ माना जाता है। अब बात आती है फसल की। फसल की परिभाषा क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी एक ही स्थान पर
बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहा जाता है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, जैसे कि कोई एक स्थान ले लिया, जिसे हम सामान्य भाषा में आज खेत वगैरह बोलते हैं, कृषि क्षेत्र जिसे बोलते हैं, उस पर एक ही किस्म के पौधे, ऐसा नहीं है कि गेहूँ का एक पौधा ला दिया और हमें उससे फसल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि गेहूँ के पौधे ही बहुत सारे पौधे एक ही स्थान पर, एक विशेष स्थान पर एक साथ एक ही समय में उगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि एक पर्याप्त मात्रा में हमें गेहूँ की फसल प्राप्त होती है, जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है मतलब। और अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसे हम आगे चल के इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न में गेहूँ भी आता है, बाजरा भी आता है, चावल भी है, ये सब खाद्यान्न में यानी अन्न में आती हैं। सब्जियाँ, बहुत से प्रकार की सब्जियाँ उगाई जाती हैं, एवं फल यानी बहुत से फल भी उगाए जाते हैं। जैसे अमरूद के पौधे किसी एक क्षेत्र में एक साथ उगा दिए जाएं तो वो अमरूद की फसल मानी जाएगी एक तरह से। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता एवं वर्षा जैसे जलवायवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। मतलब क्या हो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे ऐसा निश्चित नहीं है कि पूरे देश में समान मात्रा में ताप प्राप्त हो जाए, हमें आर्द्रता प्राप्त हो जाए या वर्षा प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसा हम जानते हैं कि पूर्वी भारत में वर्षा पश्चिम भारत की तुलना में अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि पश्चिम में मरुस्थल है तथा पूर्वी भारत में वन आदि है, तो वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और पश्चिम भारत में वर्षा कम होती है। तो ये संभव नहीं है कि पश्चिम भारत में जो फसलें वगैरह ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं वो पूर्व में उगाई जाए और पूर्व में जो उगाई जाती है वो पश्चिम में उगाई जाए, क्योंकि कंडीशन समान नहीं प्राप्त होती है इस वजह से। अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला आता है खरीफ की फसल, दूसरा आता है रबी की फसल। खरीफ की फसल के बारे में जाने तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल, यानी कि क्या बता रही है कि जो वर्षा ऋतु में बोते हैं वो खरीफ की फसल है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर में तक होती है। इस फसल में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें मानी जाती हैं। रबी की फसल में देखिए तो शीत ऋतु में यानी सर्दी वाली ऋतु में, जो कि अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है, में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसल में गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें तथा सब्जियां भी उगाई जाती हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।